discuss about the nuclear energy. It's a very interesting text to study, and it's very informative text to study. So the nuclear energy. So हमने जो पढ़ा है फिगर नंबर 13.1 ये आपके सामने है. फिगर नंबर 13.1 में हमने ये देखा. The curve of binding energy per nucleon given in the figure number 13.1 has a long flat middle region from uh, mass number 30 to mass number 170. आप यहाँ गौर से देखें. Mass number 30 is nearly over here, and mass number 170 is nearly at this point. So we are talking about these points. अब देखिए इस रेंज की हम बात कर रहे हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इस रीजन की. दिस इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और आगे चलें तो जहाँ हाईएस्ट वैल्यू जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट. अब इस रीजन से आप नीचे उतरें. इस रीजन से यदि आप नीचे उतरें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है. और इस रीजन से नीचे आप आएँ तो भी बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है. अब हमारे जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं सबसे पहले हम इस रीजन की बात करते हैं. दिस इज द लाइटर न्यूक्लियाई. लाइटर न्यूक्लियाई. और ये इस रीजन की यदि हम उसके बाद बात करें तो ये रहे आपके हैवी न्यूक्लियाई. ये हैं हैवी न्यूक्लियाई. वेरी इंटरेस्टिंग. अब हम क्या करें कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हियर इन दिस लाइट एज वेल एज हैवी न्यूक्लियाई इज लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So now the greater the binding energy, less is the total mass of the bound system. जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है तो बाउंड सिस्टम का मास घट जाता है. राइट. सो सच एज ए न्यूक्लियस. सो उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है. इफ द न्यूक्लियस विद लेस बाइंडिंग एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यूक्लियाई विद ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी. यदि एक न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस विद ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी में. एक ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में यदि वो कन्वर्ट होता है तो व्हाट विल हैपन, एनर्जी रिलीज होती है. देयर इज ए नेट रिलीज इन एनर्जी. ओके. अब हम उदाहरण लेते हैं. अब जो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की ओर न्यूक्लियस कब चलेगा, यदि फॉर एग्जांपल आप एक हैवी न्यूक्लियाई को कंसिडर करते हैं. ऐसे न्यूक्लियाई जिनका जो मास नंबर है यदि 170 से ज़्यादा है. यदि वो न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, यदि वो ब्रेक होगा तो उसका जो मास नंबर होगा वो इस रीजन के बीच में लाई करेगा. यदि उसका मास नंबर जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने एग्जांपल पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास मास नंबर है ए इज इक्वल टू 240. हम उसको ब्रेक करते हैं. आई मीन इट अंडरगोज द फिशन प्रोसेस. यदि वो ब्रेक होता है तो उसका मास कहाँ, मास नंबर कितना रह जाएगा, 120 की रेंज में आ जाएगा. यदि 120 की रेंज में आ जाएगा देन इट विल लाई इन द रीजन. इट विल लाई इन दिस रीजन बिटवीन 30 इज लेस देन ए इज लेस देन 170. और इस स्टेज में जैसे वो टूटेगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. इट विल बी greater than now 8 mega electron volt. What will happen then, this will release, there is a release in energy. तो इससे जो नेट एनर्जी है वो रिलीज होगी. ओके. अनदर केस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन प्रोसेस बोलते हैं. ओके. और ऐसे हम लाइटर न्यूक्लियाई में देखें. लाइटर न्यूक्लियाई में इस रीजन में हम देखें. अब हमारे जो न्यूक्लियाई थी लाइटर न्यूक्लियाई, इनको हम यदि इकट्ठा करते हैं तो उनका मास नंबर बढ़ेगा. यदि इफ बी फ्यूज देम टुगेदर, यदि वो फ्यूजन प्रोसेस के अंडर वो होते हैं तो क्या होगा, मास नंबर विल इंक्रीज. एंड व्हेन द मास नंबर विल इंक्रीज देयर इज स्टिल a release of large amount of energy. So we can say the fission is a process in which the heavy nuclei uh, will convert into the lighter nuclei, and there is a net increase in binding energy per nucleon. As a result of this, large amount of energy will be released, right? So in case of fusion process, there are light nuclei having less mass number, and when we fuse it together, what will happen actually? Their binding energy per nucleon will increase. So there is once again a release of large amount of energy. तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि एक और जो न्यूक्लियाई टूटते हैं और एक और न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, पर दोनों केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज हो जाती है. So these two processes are called fission as well as fusion process, right?
सो दिस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, कुछ हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम की आप बात कर सकते हैं, जिसको मोस्ट ऑफन जो है वो एनर्जी सोर्सेज के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। सो हियर जो एनर्जी रिलीज होती है ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में, ये एनर्जी होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट यदि हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो वो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो कितना फ़ायदेमंद है। उदाहरण के लिए यदि हम लें कि जैसे यहाँ एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम पहले, द सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर न्यूक्लियर सोर्स प्रोड्यूस मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी। यदि न्यूक्लियर सोर्स होगा तो मिलियन टाइम केमिकल सोर्स से ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है। उदाहरण यहाँ देखिए, यदि आप 1 किलोग्राम यूरेनियम का लेते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस प्रोड्यूस हाउ मच एनर्जी, 10 to the power 14 जूल। और इसी तरीके से इसके कंपैरिजन में यदि हम 1 किलोग्राम ऑफ कोल लेते हैं, इट विल प्रोड्यूस 10 to the power 7 जूल ऑफ एनर्जी। Right, so this is the difference between the chemical source and the nuclear source of energy. So this is what we were discussing about the nuclear energy, the importance of nuclear energy, and its use in the society as the richest source of energy. Thank you very much.